ठीक है, आप फाइनल रिपोर्ट्स में आते हो। यहाँ पर हम जीएसटी रजिस्टर एंड रिटर्न एंड इंटरनल ऑडिट, ये दो ऑप्शन मैंने आपको कल बता दिए थे। आज हम करेंगे ई वे बिल। ठीक है, अब ई वे बिल का मतलब क्या होता है? क्या होता है ई वे बिल? मैंने आपको जब थ्योरी कराई थी, मतलब जब मैंने आपको पीपीटी यहाँ पर बताई थी, तब मैंने बताया था कि ई वे बिल क्या होता है। क्या होता है ई वे बिल? इलेक्ट्रॉनिक वह बिल होता है ना। हाँ, कब यूज करते हैं, कब जनरेट करते हैं? वॉइस नहीं आ रही ठीक है, तो अब हम मैंने आपको बताया था। और कितनी इसकी लिमिट होती है ई वे बिल जनरेट करने की? 15,000। हाँ, 50,000। मतलब 50,000 से कभी भी आप अपने आइटम को, मतलब कोई भी ऐसा बिल बनाते हो जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है और आप उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर आपको बोलेगा कि ई वे बिल बनाने की जरूरत है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो सपोज मैं यहाँ पे एक सेल बिल बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस पार्टी को, मिस्टर बी को, मैंने एक आइटम सेल कर दिया। मैंने बताया इसको लैपटॉप की मैंने 2 क्वांटिटीज सेल कर दी। ठीक है, बिल की वैल्यू हो गई 59,000। अब इसको आप टैब करके सेव कराओगे। ठीक है, और इसको हम सेव कराते हैं, तो देखो लास्ट में एक विंडो आती है यहाँ पर, ई वे बिल रिक्वायर्ड फॉर दिस बिल। क्यों बता रहा है ई वे बिल रिक्वायर्ड? क्यों? क्योंकि इसकी बिल की वैल्यू 59,000 हो गई, 50,000 से ज्यादा हो गई। इसीलिए सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है कि इस बिल के लिए आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत है। ओके करेंगे, हम सेव करेंगे। अब अगर सपोज मिस्टर बी, मेरी यहाँ की पार्टी नहीं है, बाहर की पार्टी, और मैं इसकी जहाँ पर लोकेशन है वहां तक अपने आइटम, मतलब ये जो बिल बनाया है और इसमें जो आइटम है उसको मैं क्या करूंगी? ट्रांसपोर्ट करूंगी। तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए आप कहाँ पर आते हो? ई वे बिल में। और यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ई वे बिल रिक्वायरमेंट, ई वे बिल स्टेटमेंट, ई वे फॉर मल्टीपल बिल एंड ई वे ट्यूटोरियल वीडियो। ठीक है, अब अगर वीडियो देखना है ई वे बिल से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर आके बनाते हो। ठीक है, ई वे बिल रिक्वायरमेंट यानी कि वो सारे बिल जिनकी वैल्यू 50,000 से अबव हुई होगी ना, मतलब जिसके लिए ई वे बिल बनाने की जरूरत है, वो सारे बिल यहाँ पर शो हुए होंगे। मतलब आपने सेल बिल बनाए होंगे। ठीक है, और जहां जहां पर वो अभी जैसा एरर आ गया था ना, सेल बिल, मतलब जैसे विंडो शो कर रहा था वो सेल बिल बनाते टाइम के कि ई वे बिल रिक्वायर्ड फॉर दिस बिल, वो सारे बिल आपके यहाँ पर शो होते हैं। एंटर करते हैं। ठीक है, डेट मेंशन करा तो मैंने बता दिया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के जितने भी ऐसे बिल हैं जिनकी 50,000 से ज्यादा बिल की वैल्यू हुई है, यानी जिनके लिए रिक्वायर्ड है ई वे बिल बनाना सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे बता दो। वो सारे बिल आपको शो करेंगे। तो सेल के टाइम पे, परचेज के टाइम पे, इशू, रिसीव, किसी भी टाइम पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंटर करोगे। तो देखो अभी हमने किसका बिल बनाया है? मिस्टर बी का 59,000 का। तो देखो वो यहाँ पर शो कर रहा है। और सबकी एक चीज नोटिस करोगे, सबकी बिल की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। तो वो सारे बिल जिनकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा होती है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ई वे बिल बनाना जरूरी होता है। लेकिन ई वे बिल हम किस केस में बनाते हैं? जब आपको एक आइटम, मतलब जो आइटम है बिल में, वो उस पर्टिकुलर पार्टी की लोकेशन तक पहुंचाना होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। तो भी मैंने बताया मुझे ये वाला जो है मिस्टर बी, इसके लिए ई वे बिल बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये शो हो गया। बस अब ये आपको करना है, तो उसके लिए आप कहाँ पर जाओगे? अगेन फाइनल रिपोर्ट्स में, ई वे बिल एंड ई वे फॉर मल्टीपल बिल्स, यानी कि अगर आपको एक बिल के लिए बनाना है तो भी आप यहाँ से बना सकते हो, और एक साथ मल्टीपल बिल्स के लिए बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। एंटर करते हैं। यहाँ पर बताओ, आप सभी को वन बाय वन सेलेक्ट करना चाहते, मतलब सारे बिल शो होने चाहिए या वन बाय वन शो होना चाहिए? मैंने बताया सिलेक्टेड बिल, यानी कि सारे बिल शो होने चाहिए। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि डेट रेंज कस्टम, यानी आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हो, सिर्फ आज का बिल शो होना चाहिए, कल का शो होना चाहिए, लास्ट
टाइप सेल का बनाना चाहते हो, परचेज वाले बनाना चाहते हो, सेल्स रिटर्न का के लिए ईवे बिल बनाना चाहते हो, परचेज रिटर्न के लिए बनाना चाहते हो, या फिर एक्सपायरी मतलब रिप्लेसमेंट इशू रिसीव, वो सारे जो हमने केसेस पढ़े थे उनके लिए। अभी मैंने बताया सेल के लिए। ऑपरेटर नेम यानी किस ऑपरेटर ने वो सेल बिल बनाया है, तो अभी हमने ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था पहले हमने बनाया था, तो अभी कोई है ही नहीं। बिल फ्रॉम यानी कि किस डेट से, मतलब बिल नंबर यहाँ पर आप मेंशन करते हो कि किस बिल नंबर से किस बिल नंबर तक शो होना चाहिए। तो अभी बिल नंबर हमने डिफाइन नहीं किया है। चालान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सिर्फ कैश वाले बिल शो होने चाहिए या क्रेडिट वाले होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पर आप ये सारे फिल्टर यूज करके क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, सारे स्टोर पे मैंने एंटर किया, तो देखो अभी सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा है, बिल नॉट फाउंड। क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने देखो डेट क्या लिया है, 1 अप्रैल से 30/4, तो हमने इस बीच में कोई बिल नहीं बनाया होगा। तो मैं यहाँ पे डेट जो है चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च ये डाल देती हूँ। अब इसको मैं एक्सेप्ट करा दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सारे बिल आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जो बनाए होंगे वो सारे शो कर रहे हैं, A to Z। जिनकी 50,000 से अबव है वो भी, और जिनकी नहीं है वो भी। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ वो चाहती हूँ कि आज जो मैंने बिल बनाया वो शो हो, तो टुडे सेलेक्ट करूंगी। तो देखो जो सॉफ्टवेयर, क्योंकि एजुकेशन वर्जन सॉफ्टवेयर है इसीलिए 30/9 शो कर रहा है यहाँ पर डेट, और इसको आप एक्सेप्ट करोगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। तो आज अभी अभी हमने मिस्टर बी का बिल बनाया है 59,000 वाला। अब मुझे सपोज इसी को ही क्या करना है, इसी के लिए ई वे बिल जनरेट करना है। तो ई वे बिल जनरेट करने के लिए आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, और सिलेक्शन के लिए सेम वही स्पेस बार का यूज करते हो, एंड देन ई वे बिल जनरेट करने के लिए F4 की प्रेस करते हो। ठीक है, कौन सी की प्रेस करते हो, F4। मल्टी प्रिंटिंग नॉट अलाउड इन एजुकेशन वर्जन। एजुकेशन वर्जन में ये चीज अलाउड नहीं हो रही है। ठीक है, मैं लाइसेंस वर्जन वाली फाइल ओपन कर देती हूँ, क्योंकि ये एजुकेशन वर्जन में नहीं चल रहा है, हेलो इसीलिए मैम। मैंने इसको हेलो क्विट किया। हेलो, हाँ जी। मैम, स्क्रीन मूव नहीं हो रही है एक स्क्रीन मूव नहीं हो रही है? हाँ, स्टॉप है स्क्रीन। अभी डेस्कटॉप नहीं शेयर हो रहा आपको मेरा? नहीं मैडम, डिस्प्ले अच्छा, से आप लोग से एक सेकेंड। अभी देखिए। हाँ, ये स्क्रीन से। ठीक है, अब वो ई वे बिल जो है वो एजुकेशन वर्जन में नहीं रन हो रहा, तो मैं अपनी लाइसेंस वाला जो सॉफ्टवेयर है उसमें मैं देख लेती हूँ एक बारी। ठीक है, ये देखो ये मेरी लाइसेंस फाइल है। अब मैं इसमें अगर बनाती हूँ ई वे बिल जाके, तो एक हम पहले सेल बिल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और मैंने यहाँ पर 5 तारीख में बजाज के लिए एक आइटम जो है, मैंने इसको कीबोर्ड के 10 पीसेस और 6,000 में सेल कर दिया है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई, 54,000। इसको अगर हम सेव कराएंगे तो देखो सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है ई वे बिल रिक्वायर्ड फॉर दिस बिल, यानी इस बिल के लिए ई वे बिल की जरूरत है। तो अब आप इसको सेव करा दोगे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर आके फाइनल रिपोर्ट्स में ई वे बिल, ई वे बिल रिक्वायरमेंट, ई वे बिल स्टेटमेंट, तो हम रिक्वायरमेंट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट बताओ, मैंने बताया आज की ही डेट का, तो देखो एक ये शो कर रहा है इसका बिल।
ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से भी देखो, ये ई वे बिल की विंडो खाली है, यानी कि यहाँ पर आप जो ई वे बिल का नंबर जनरेट होगा, ईबीएन नंबर, उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर मेंशन करोगे। ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे अगर मुझे ई वे बिल जनरेट करना है तो सॉफ्टवेयर से कैसे करेंगे, ई वे फॉर मल्टीपल बिल्स में आएंगे। देखो ये विंडो मैंने आपको बता दी थी, तो मैंने बता दिया कि आज की डेट के लिए मुझे जनरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टुडे मैंने पिक किया और बाकी यहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया। अब देखो ये शो हो रहा है, और मैंने आपको क्या बोला था, इसको सिलेक्ट करना है और कौन सी की प्रेस करेंगे, F4। ठीक है, F4 की प्रेस करोगे तो देखो ई वे बिल की विंडो आ गई है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है ई वे बिल जनरेशन और ई वे बिल कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड आप तब करते हो जब आपको एक साथ मल्टीपल बिल जनरेट करने हैं। अगर सपोज यहाँ पर एक पार्टी की जगह मेरी 4 पार्टीज होती, और चारों पार्टीज को मैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या कर रही हूँ, आइटम्स भेज रही हूँ उनके प्लेस पे, उनकी लोकेशन पे, तो उसके लिए ई वे बिल कंसोलिडेटेड का यूज करूंगी। अदरवाइज ई वे बिल जनरेशन का, ई वे बिल जनरेशन पे मैंने एंटर किया। अब देखो आपके पास ये विंडो आ गई है। यहाँ पर क्या बता रहा है, कंसाइनर डिटेल, कंसाइनी डिटेल और ट्रांसपोर्टर डिटेल। देखो ई वे बिल के अंदर 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी और एक होता है ट्रांसपोर्टर। कंसाइनर कौन होता है, जो सप्लायर है उसे ही कंसाइनर बोलते हैं, यानी जो आइटम की सप्लाई कर रहा है। कंसाइनी कौन है, जो रेसिपिएंट है, यानी जैसे हमारे केस में मिस्टर बजाज जो हमारे डेटर है वो रेसिपिएंट है, वो आइटम को रिसीव करेंगे तो वो कंसाइनी है। और ट्रांसपोर्टर कौन होता है, जिसके थ्रू आइटम कंसाइनर से कंसाइनी के पास पहुंच रहा है। समझ आया? समझ आया कंसाइनर, कंसाइनी और ट्रांसपोर्टर? नो मैम। यस मैम, एक बार रिपीट कर दो। हम्म। कंसाइनर कौन होता है, जो सप्लाई कर रहा है, जैसे कि आपकी कंपनी, हमने किस नाम से कंपनी बनाई हुई है, यहाँ पर देखो हमने कंपनी बनाई हुई है इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की। तो हम क्या हुए, कंसाइनर, बिकॉज हम सप्लाई कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, मिस्टर बजाज को, जो कि हमारे डेटर हैं। तो ये कौन हो गए, हमारे कंसाइनी, क्योंकि ये रेसिपिएंट है। और ट्रांसपोर्टर कौन होगा, जिसके थ्रू मैं आइटम अपने पास से इस कंसाइनी की लोकेशन पे भेजूंगी। जैसे कि मैंने रेलवे या फिर ट्रेन या फिर ट्रक या फिर मतलब प्लेन, किसी के भी, मतलब किसी के भी थ्रू, शिप के थ्रू ये जो आइटम है एक पर्टिकुलर कंसाइनर से कंसाइनी के पास जा रहा है, वो सारी डिटेल आप ट्रांसपोर्टर डिटेल में मेंशन करोगे। ठीक है। देखो कुछ डिटेल ऑलरेडी फिल है, आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। यहाँ पे बता रहा है सब्जेक्ट टाइप, यानी कि जो टाइप है ये आपकी सप्लाई है। आपने डॉक्यूमेंट जो है आपका इनवॉइस लगाया है, इनवॉइस का नंबर ये है, बिल डेट आपने 5 तारीख को बिल बनाया है, ये आपके कंपनी का नाम है, ये एड्रेस है, ये आपका जीएसटी नंबर है। कंपनी फ्रॉम स्टेट, यानी कि किस स्टेट से ट्रांसपोर्ट होंगे, आपका जो आइटम है वो दिल्ली से। किस प्लेस से होगा, वजीरपुर से। डिस्पैच स्टेट, यानी किस स्टेट से डिस्पैच करोगे, दिल्ली से ही, और जिसका पिन कोड ये है। अगर इसमें कुछ मुझे एडिट करना है तो जस्ट एडिट पर क्लिक करूंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे चेंज करनी है ये सारी चीजें तो चेंज पर क्लिक करूंगी, तो देखो यहाँ पर मैं चेंज कर सकती हूँ। सपोज स्टेट तो दिल्ली हो गया, बट फ्रॉम प्लेस मैं वजीरपुर से की जगह कहीं और से अपने आइटम को भेज रही हूँ, तो मैं यहाँ पर वो स्टेट मेंशन कर दूंगी। ठीक है। यहाँ पर डिस्पैच स्टेट, सपोज दिल्ली की जगह मैं किसी और स्टेट से डिस्पैच कर रही हूँ तो वो स्टेट मैं सेलेक्ट कर लूंगी। अभी हम यही रखते हैं एंड सेव पर क्लिक कर देंगे। अब मुझे कंसाइनी डिटेल में चेंज करना है। देखो यहाँ पे नेम बता रहा है मिस्टर बजाज। ठीक है, ये सारी चीजें बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पर आएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पे चेंज कंसाइनी डिटेल आप कर सकते हो। मैम, पार्टी का हाँ जी, बैटरी क्या, मैम आपसे नहीं। चेंज कंसाइनी डिटेल पे आओगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कंसाइनी का एड्रेस मेंशन कर सकते हो। जैसे नेम तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर ने पिक कर लिया, अब इसका एड्रेस बताओ। अगर एड्रेस आपने लेजर डिटेल यानी लेजर बनाते टाइम डाला होता तो एड्रेस यहाँ पे पिक कर लेता। तो मैंने बताया राजस्थान में मैं इसको क्या कर रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ अपनी, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी एड्रेस डाल दिया, B42453।
प्लॉट नंबर 9, ठीक है, ये है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया जयपुर, ठीक है। ये है मेरा क्या, जहां पर मैं इसको क्या करूंगी, कंसाइन, यानी मेरी जो पार्टी है ये इस लोकेशन से बिलोंग करती है। अब टू स्टेट में क्या बताते हो कि किस स्टेट में आपका आइटम जाने वाला है, राजस्थान में जाने वाला है। शिप टू स्टेट यानी कि किस स्टेट में आपको शिप करना है। करने का क्या मतलब है कि अगर सपोज राजस्थान की पार्टी है तो राजस्थान में ही आपको अपनी मतलब सप्लाई करवानी है या किसी और स्टेट में, तो मैंने यहाँ पे राजस्थान ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्लेस बताओ किस जगह से, जैसे कि यहाँ पे था दिल्ली स्टेट हो गया, लेकिन दिल्ली में कहाँ पे, वजीरपुर। ऐसे राजस्थान स्टेट है तो राजस्थान में कहाँ से, मैंने बता दिया जयपुर, ठीक है। पिन कोड जो भी है मैंने यहाँ पे रैंडम पिन कोड मेंशन कर दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेव करा दिया। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टर डिटेल। ट्रांसपोर्टर डिटेल में आप क्या बताते हो कि किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप आइटम इस पार्टी से यानी कंसाइनर से कंसाइनी के पास भिजवा रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपको सर्च करना है, यानी अगर आपने ऐड ऑन करा रखे हैं ट्रांसपोर्टर, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, और नया ऐड कराना है तो ऐड न्यू पर क्लिक करोगे। तो अभी हम ऐड न्यू पर एंटर करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमने एक पहले से ही है कार्गो प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा क्या है ट्रांसपोर्टर। अब मैं यहाँ पे एक नया ऐड ऑन कराना चाहती हूँ, तो ऐड पर क्लिक करोगे, ठीक है। ऐड पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नेम बताओ, मैंने बता दिया एक एजेंसी है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है, जिससे मैं ये ट्रांसपोर्ट कराऊंगी अपने आइटम। इसका जीएसटी नंबर मैंने बता दिया ये दिल्ली में ही है, तो ये इसका जीएसटी नंबर है, ठीक है। और इसको करा दिया मैंने सेव, ठीक है। और अब मैंने क्या कर लिया, इसको एग्जिट कर दिया। अब इसको आप यहाँ पर सर्च पे क्लिक करोगे तो देखो एक कार्गो प्राइवेट लिमिटेड, ये पुरानी है जो पहले इस कंपनी में ऐड ऑन कर रखी होगी मैंने, और एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मैंने सेलेक्ट की, तो देखो सॉफ्टवेयर ने नेम और जीएसटी नंबर पिक कर लिया। अब ट्रांसपोर्ट मोड बताओ कि रोड के थ्रू कर रहे हो, रेल के थ्रू कर रहे हो, एयर के थ्रू कर रहे हो, या शिप के थ्रू कर रहे हो। तो मैंने बताया रोड के थ्रू कर रहे हैं। कितना डिस्टेंस है, यानी कि इस पर्टिकुलर प्लेस से, हाँ जी क्या वॉइस नहीं आ रहा है। क्या, वॉइस नहीं आ रही है मेरी, ठीक से नहीं आ रही। अभी आ रही है, अभी भी नहीं आ रही, आ रही है, कभी कभी ठीक कट है। जाती है। हाँ वो बीच बीच में हो सकता है इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब आप यहाँ पे डिस्टेंस बताते हो कि जिस स्टेट से यानी वजीरपुर से जयपुर तक जो आप अपने आइटम भिजवा रहे हो, या दिल्ली से राजस्थान में आप आइटम भिजवा रहे हो, तो कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो आप, क्योंकि जीएसटी जो ई वे बिल होता है ये डिस्टेंस के बेस पर ही वैलिड होता है। अगर मैंने क्या बताया था, अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है तो एक दिन तक वैलिड होता है। फिर जैसे जैसे 100 किलोमीटर बढ़ता जाता है तो उसके डेज भी इंक्रीज होते रहते। तो जस्ट मैंने एग्जांपल ले लिया कि ये 400 किलोमीटर का मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट है ट्रेन डॉकेट नंबर। ट्रेन डॉकेट नंबर क्या होता है, ये आपका डॉकेट नंबर होता है जिसको आप क्या करते हो, कंसाइनी को देते हो, और कंसाइनी क्या करता है, उससे अपने आइटम को ट्रैक कर सकता है कि उसका आइटम कहाँ तक पहुंचा, तो वो डॉकेट नंबर होता है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर ऐसे ही एक रैंडम सा डॉकेट नंबर मैंने बता दिया। ये किस डेट को आप डिस्पैच करा रहे हो आइटम, मैंने बताया आज ही करा रहे हैं 5 तारीख को, 5/9/19 को, ठीक है। अब बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर है, बिल टू शिप टू का केस है, या डिस्पैच फ्रॉम, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो इसका क्या मतलब होता है, बिल टू शिप टू और बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का क्या मतलब होता है कि सपोज मैंने जिस पार्टी को बिल किया है अगर उसी को ही शिप करना है, मतलब उसी के पास ही भिजवाना है, तो आप इसका यूज करते हो। या फिर सपोज आपने बिलिंग इसको की, लेकिन पार्टी कहती है कि मुझे इस वाले स्टेट में अपने आइटम नहीं चाहिए, आप यहाँ मेरे नाम का बिल बनाओ, लेकिन जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ना यहाँ पर मत करो, मेरी एक और ब्रांच है दिल्ली में ही है, आप वहां पे ट्रांसपोर्ट करा दो, तो उसका बिल टू शिप टू वाला केस हो जाता है।
ठीक है, तो इसमें आप बिल टू मेंशन करते हो कि बिल किससे बनना है और शिपिंग किससे होनी है, ये दोनों चीजें आप मेंशन करते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे रेगुलर रखा क्योंकि ऐसा कोई केस नहीं है। उसके बाद आप व्हीकल नंबर बताते हो कि क्या इसका व्हीकल नंबर है, मैंने बता दिया ये इसका व्हीकल नंबर है। व्हीकल टाइप रेगुलर है या ओडीसी है। रेगुलर यानी जो नॉर्मल आपके व्हीकल्स हैं वो हैं, या जो ज्यादा एक तरह से जो वेट हैवी वेट लेके जाते हैं वो वाले व्हीकल है ये, तो मैंने बता दिया रेगुलर है। ठीक है, अब उसके बाद आप इसे सेव करा दोगे। यहाँ पे नीचे इनवॉइस आपका सिलेक्टेड ही है, इसको हम सेव करा देंगे। ठीक है, कुछ और भी एडिट कराना है तो एडिट करा सकते हो। अब देखो चेक करना है, चेक करने का क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया था जब हम रिटर्न्स फाइल करते हैं तो जो भी उसमें मिस्टेक होती है, गलती होती है, वो कहाँ पर आ जाती है, आपकी वो वाला जो ऑप्शन था जस्ट उसके इंटरनल ऑडिट का, वहां पर अगर किसी जीएसटी नंबर गलत है, कुछ मिसमैच है, तो वो चीज शो हो जाती है। तो इसको अगर आपको ई वे बिल में देखना है कि अगर कुछ कोई चीज गलत है, कोई मतलब प्रॉपरली आपने मेंटेन नहीं की, मेंशन नहीं किया, तो वो चीज यहाँ पे चेक पर आप क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर बता देगा। देखो क्या बता रहा है कि ये जो बिल है इसका पिन कोड ब्लैंक है और इनवैलिड है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टर जो है उसका जीएसटी इनवैलिड है, यानी कि जो जीएसटी नंबर डाला है वो इनवैलिड है। तो ये आपको क्या बता रहा है, एरर फाउंड इन ई वे रिटर्न, यानी जो जो ई वे बिल में सॉफ्टवेयर को एरर मिले वो उसने बता दिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जब आप इसको, सेम वही प्रोसेस होता है, इसको आप क्या करते हो, जेसन में कन्वर्ट करते हो और फिर जो ई वे बिल का जो पोर्टल है वहां पर जाके इसको अपलोड कर देते हो। तो फिर उसके बाद आपको ये जो नंबर है, ई वे बिल नंबर, ईबीएन नंबर, वो रिसीव हो जाता है। वो रिसीव करते हो एंड देन आप इसको डिस्पैच करा देते हो आइटम को। समझ आया? अगर हम इसको एक्सेल शीट में देखना चाहें तो हम यहाँ पर एक्सेल पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक्सेल में जनरेट कर देगा प्रॉपर। कुड नॉट, देखो बता रहा है कुड नॉट जनरेट, बोल रहा है कि ई वे बिल जो है वो जनरेट नहीं हुआ क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब वो जो जीएसटी नंबर था वो इनवैलिड था और पिन कोड वगैरह इनवैलिड था, इसी वजह से सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आपका ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाया है। इसको हम ओके करेंगे, इसको हम बैक कर देंगे। ठीक है, अब जब आप उसको अपलोड करोगे तो आपको ई वे बिल नंबर मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे, मैं बिल को मॉडिफाई करूंगी। ठीक है, कौन सा वाला, ये बजाज वाला बिल था मेरा, इसको मैं मॉडिफाई करूंगी। या फिर यहाँ पर आप एंटर करते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन है डिटेल का, डिटेल पर एंटर करते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है ई वे बिल, जो नंबर आपको रिसीव हुआ उसको आप जो ईबीएन नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देते हो कि इस बिल का ये ईबीएन नंबर है। सपोज मैंने बताया EBN स्लैश 654987, ये इसका ई वे बिल नंबर है। यहाँ पर मैं वो चीज मेंशन करके सेव करा दूंगी। ठीक है, और ई वे बिल स्टेटमेंट में यहाँ पर आप उसकी स्टेटमेंट देख सकते हो। अब देखो हमने उसका ई वे बिल जनरेट कर दिया तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है इसके अंदर, और ई वे बिल स्टेटमेंट के अंदर आप देख सकते हो कि कितने बिल्स के आपने स्टेटमेंट बना दिए। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये वाला जो बिल है इसका आप ईबीएन नंबर जनरेट कर चुके हो, वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका ई वे बिल का पूरा प्रोसेस। समझ आया? समझ आया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम ये सारी चीजें कर चुके हैं। जीएसटी, आरसीएम, एडवांस पेमेंट, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। टैक्स रजिस्टर एंड समरीज भी बता दिया था। ठीक है, इसके बाद हम ये ऊपर के वाले ऑप्शन हम सारे कर चुके थे।
अब मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूँ। कंपैरिजन का क्या मतलब होता है कि अगर आपको कंपेयर करनी है चीजें, तो अगर यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ, सपोज मुझे लेजर्स को और ग्रुप को साथ में कंपेयर करना है। कंपेयर करने का क्या मतलब होता है कि कितने, सपोज मैं दो एक्सपेंसेस जो हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, उनके एक्सपेंसेस को मैं क्या करना चाहती हूँ, कंपेयर करना चाहती हूँ। या फिर अपने मैं एक्सपेंसेस वाले ग्रुप को और इनकम वाले ग्रुप को, उनको मैं कंपेयर करना चाहती हूँ कि कितनी मेरी एक्सपेंसेस हुए ओवर द इनकम या कितनी मेरी इनकम हुई ओवर द एक्सपेंसेस। तो वो कंपैरिजन करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब बताओ, ग्रुप में कंपैरिजन करना चाहते हो या सिंगल सिंगल लेजर वाइज? मैंने बताया ग्रुप में। बताओ किस ग्रुप का? तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस लेना है, या मतलब एक ही है इसका, बस DRCR होना चाहिए। इस तरह से क्रेडिट पहले लिखा होना चाहिए, डेबिट बाद में, या क्रेडिट या ऐसे लिखा होना चाहिए। मैंने बताया नॉर्मल ऐसे होना चाहिए करंट ईयर का। अब यहाँ पर बताते हो किस ग्रुप से आपको कंपेयर करना है, मतलब ये तो मैंने बता दिया, इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है मैंने बता दिया, इनकम जितनी भी हुई है मेरी इनडायरेक्ट, इन जितने मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं और जितनी मेरी इनडायरेक्ट इनकम हुई है, उनको क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे वो मंथली के अकॉर्डिंग बता देगा। कह रहा है अप्रैल वाले मंथ में ए बता रहा है कि जो ए वाला जो ऑप्शन है ये आपके एक्सपेंसेस को शो कर रहा है, और जो बी है ये आपके इनकम को शो कर रहा है। तो बता रहा है कि अप्रैल वाले मंथ में जो आपके एक्सपेंसेस थे वो इतने थे, 1,32,136, और इनकम जो थी आपकी इतनी थी। और डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव में शो हो रहा है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है। ठीक है, समझ आया? यस। तो यहाँ पर जस्ट आप एज अ रिपोर्ट देख सकते हो कि क्या आपकी इनकम और क्या आपके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक इनकम अभी यहाँ पे बना लेती हूँ, है ना। मैंने बता दिया सितंबर वाले जो मंथ है उसके मैं अपनी इनकम यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। देखो एक्सपेंस सितंबर का कितना शो कर रहा है, 1281। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक एंट्री पास करती हूँ रिसिप्ट वाले वाउचर में कि सितंबर वाले मंथ में मैंने यहाँ पर इनकम इनडायरेक्ट के अंदर एक लेजर बना लिया। ठीक है, क्या लेजर बना लिया, मैंने बता दिया डिविडेंड रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड का एक लेजर बना लिया। ठीक है, मैंने बताया इंटरेस्ट मुझे रिसीव्ड हुआ है और इसको कर लिया सेव। तो जब भी आपको बैंक से इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो इसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करोगे, और क्या हो जाएगी एंट्री, बैंक में मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक बताओ। मैम कौन से बैंक से? मैम इंटरेस्ट एज अ डेबिट और क्रेडिट में चला जाएगा। मैम इंटरेस्ट, बैंक, मैम बैंक अकाउंट डियर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। हाँ बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक डेबिट क्यों होगा, बिकॉज पैसा आ रहा है, आपकी एसेट है। आ रही है। हाँ, और इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि आपकी इनकम है ये, और इनकम जब भी बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव, देखो क्रेडिट सेलेक्ट किया। कट कट क्या, हाँ जी, वॉइस मेरी कट कट क्या आ रही है? अब आ रही है सही या अभी भी ब्रेक होके आ रही है? मैम अब हेलो, सही आ रही है। हाँ, तो मैंने बताया हाँ मुझे, मैम अब सही आ रही है। मैंने बताया मुझे 5 सितंबर को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 5,000 रुपीज का, और किस में, बैंक में। ठीक है, और ये मैंने ऐसे बता दिया, इसको कर दिया सेव। अब अगर मैं दोबारा कंपैरिजन में जाती हूँ, ठीक है, बताया कि एक्सपेंसेस वाला जो ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको मुझे अपने इनकम, इनडायरेक्ट इनकम के साथ कंपेयर करना। तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, सितंबर वाले मंथ में
₹1281 खर्चा था, लेकिन 5,000 की इनडायरेक्ट इनकम हुई और आपका डिफरेंस कितना हुआ 3719, जो कि पॉजिटिव में है। इट मीन्स आपके खर्चे कम है, इनकम ज्यादा है इस वाले मंथ के लिए। समझ आया? ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अगर लेजर्स को भी कंपेयर करना है तो सेम वे में लेजर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे लेजर बताओगे। सपोज मुझे अपने डेटर का लेजर किसी क्रेडिटर से कंपेयर करना है तो वो मैं कर सकती हूँ। लेजर कंपैरिजन आप खुद करके देख लेना। अब बाकी की सारी क्या है, आपकी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, अब हम स्टॉक वाले पार्ट में चलते हैं। तो देखो स्टॉक में यहाँ पर आपके, मैं यहाँ पर भी आपको मैं काफी सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर एक जो ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन पहले हम करते हैं, मर्ज रिपोर्ट। मर्ज रिपोर्ट का क्या मतलब होता है कि सपोज मेरी दो कंपनीज हैं, ठीक है। एक है इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और इसके अलावा एक और कंपनी है मेरी इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर कंपनी और उस पर्टिकुलर कंपनी की रिपोर्ट्स को मैं मर्ज करना चाहती हूँ, मतलब बैलेंस शीट को मैं मर्ज करना चाहती हूँ। ठीक है, टोटल ओवरऑल मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी दोनों कंपनी का मिला के कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटी है, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंस है। तो उसके लिए हम मर्ज रिपोर्ट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। मर्ज रिपोर्ट क्या होता है, इसके अंदर आप अपनी मल्टीपल कंपनीज की रिपोर्ट्स को मर्ज कर सकते हो और देख सकते हो एक साथ की जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल, सबको क्या करके मर्ज करके देख सकते हो कि क्या क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या इनकम हुई है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर मुझे मर्ज करना है तो मर्ज रिपोर्ट में आएंगे। अब सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए देखनी है या डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए देखनी है, सभी कंपनीज की रिपोर्ट मर्ज करनी है, या डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर इसी पर्टिकुलर सिंगल कंपनी का आपको दो फाइनेंशियल ईयर मर्ज करके देखना है। सपोज मेरी एक ही कंपनी है लेकिन दो फाइनेंशियल ईयर है, मैंने 19-20 में भी काम किया है और 18-19 में भी काम किया है। तो अब मैं दोनों फाइनेंशियल ईयर को मर्ज करके देखना चाहती हूँ कि कितना मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है दोनों सालों का मिला के, तब मैं सी वाले ऑप्शन का यूज करती हूँ। अगर मेरी जो कंपनीज हैं, मतलब अलग अलग कंपनीज हैं और उनके अलग अलग फाइनेंशियल ईयर हैं, उनको मर्ज करना चाहती हूँ तो बी वाले ऑप्शन का। और यही जो 19-20 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यही मैं सारी कंपनीज का मर्ज करना चाहती हूँ तो ए वाले ऑप्शन का। पहले अभी ए करते हैं क्योंकि हमने इस कंपनी में एक ही सिंगल फाइनेंशियल ईयर बनाया हुआ है। हाँ जी वॉइस कट कट बताइए। के आ रही है। अब आप रिपीट कर दो, वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ मैं। स्टॉक्स में आते हैं, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन होता है मर्ज रिपोर्ट्स का। मर्ज रिपोर्ट्स का यूज क्या होता है, आप अपनी कंपनीज की रिपोर्ट्स को, यानी जो भी आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और ये सारी ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी जो स्टेटमेंट है, उनको मर्ज करके आप क्या देख सकते हो कि कितना मैंने दोनों कंपनीज का मिला के मेरी कितनी एसेट होती हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितनी इनकम है। ये सारी चीजें आप मर्ज रिपोर्ट के अंदर देख सकते हो। तो यहाँ पर जब आप एंटर करते हो तो तीन ऑप्शन आता है। सॉफ्टवेयर पूछ रहा है कि यही सेम फाइनेंशियल ईयर यानी 19-20 सभी कंपनीज का मर्ज करना है, या अलग अलग फाइनेंशियल सभी कंपनी का मर्ज करना है, या अलग अलग फाइनेंशियल सिर्फ एक इसी कंपनी का मर्ज करना है। तो अभी हमारी इस पर्टिकुलर कंपनी में कोई भी मतलब दो फाइनेंशियल ईयर नहीं है, तो हम सी वाले ऑप्शन को नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको ए वाला ऑप्शन बता रही हूँ कि अगर मेरी दो कंपनीज हैं, ठीक है, और 19-20 फाइनेंशियल ईयर है और मैं दोनों को देखना चाहती हूँ कि इन दोनों कंपनीज में मिला के मेरी कितनी एसेट, कितनी लाइबिलिटीज, मतलब बैलेंस शीट रिपोर्ट क्या निकली, ट्रेडिंग क्या निकला, पीएनएल क्या निकला, ये सारी चीजें एंटर करते हो तो बताओ।